तो हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सही होंगे और हम भी सही हैं। तो कल हमने पढ़ाया था आप लोगों को पाषाण काल के 3 युग के बारे में बताया था। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो आगे की इसको समझने में, रिलेट कनेक्ट करने में। पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में हमने पढ़ा था कि ये 25 लाख से लेकर के 10,000 तक बीसी के काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक के काल को मध्य पाषाण काल में रखते हैं। फिर 10,000 से लेकर के 1,000 बीसी तक के काल को हम लोग नवपाषाण काल के में श्रेणी में रखते हैं। अब कुछ विशिष्ट चीज़ भी हम लोग देखे थे, जैसे कि कुछ औजार के बारे में पढ़े थे। जैसे कि पूरा पाषाण काल में हम लोग, जो पूरा पाषाण काल में औजार के बारे में पढ़े थे वो अलग अलग युग के बारे में होते थे। जैसे पूरा पाषाण काल में क्वाटरजाइट, और उसके बाद मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ, नवपाषाण काल में स्लेट। इन सभी से बने औजार को मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ और कुछ सूक्ष्म सूक्ष्म क्या होता था, नुकीला टाइप में, इस प्रकार के औजार के बारे में भी पढ़े थे। छोटे छोटे औजार में पहले क्या होता था, बड़ा औजार होता था, छोटे औजार में। इस संदर्भ में हमने ये भी पढ़ा था कि क्या क्या खोज हुआ था। जैसे कि पूरा पाषाण काल में हमने आग की खोज देखी थी, लेकिन उसका व्यवहारिक तौर पर प्रयोग नहीं देखा था। वही हम जब मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं 10,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक में, यहाँ हम आग का एक व्यवहारिक तरीके से प्रयोग देखते हैं कि किस कारण से आग का पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रयोग किया जाने लगा। अब सभी के द्वारा, सभी तो 100% तो नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अब आग से पके हुए भोजन को खाने लगे। दूसरा, हम लोग ने पाषाण काल में देखा था कि अस्थायी निवास, कृषि, पशुपालन मध्य पाषाण काल में भी देखे थे। तो पशुपालन के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले इंसानों ने कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। इसी संदर्भ में हम देखे थे कश्मीर में नवपाषाण काल में बुरझोम में कैसे मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता है। और आगे जैसे कि वहाँ पे चिरांद देखे थे, जहाँ से हड्डियों का साक्ष्य मिला था, जो चिरांद बिहार में पड़ता है। पहली खोपड़ी मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ था हमें, भीमबेटका के आसपास से। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। भीमबेटका में हम लोग मध्य प्रदेश हैं, नर्मदा नदी घाटी में हम लोग चित्रकला शैली भी देखते हैं कि वहाँ चित्र कुछ बना हुआ मिलता है। तब उसी को रिलेट करते हुए हम लोग ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता में क्या था कि हम लोग देखते हैं कि तांबे और पाषाण पत्थरों का यूज ज़्यादा देखते हैं। उस समय तक हम कल ही पढ़ चुके थे कि तांबे के बने हुए औजार का मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तांबे के बने हुए कुल्हड़ी का साक्ष्य हमें मिलता है, जो कि कहाँ से, अतिरंपकम से प्राप्त हुआ था हमें। तांबे के बने हुए कुल्हड़ी, ये कुल्हड़ी तांबे का बना हुआ था, इसका प्रयोग करता है। अब आगे देखते हैं ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण सभ्यता क्या थी? यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ गांव के जैसे जैसे हम लोग अपने गांव में देखते हैं कि गाय, पशु, पक्षी, बहुत सारे रोड वूड का कोई व्यवस्था नहीं, उस तरीके की सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। भारत में इसका विस्तार पश्चिमी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान इत्यादि जगहों पर हमें इसे देखने को मिलता है। वहीं महाराष्ट्र के उत्खनन समय कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए हैं, जैसे अहमदनगर, पुणे, ये महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। और समय जौरवे की संस्कृति, एक जौरवे की संस्कृति, बहुत कई सारे संस्कृति पनप रही थी। उसी संदर्भ में जौरवे की संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति, जो जौरवे की संस्कृति वो एक क्या थी, ग्रामीण संस्कृति थी। इसी का लगभग एक और भी संस्कृति हमें देखने को मिलता है, कायथा की संस्कृति। इसकी खोज ज़्यादातर देखा जाता है कि वी.एस. वाकानकार ने किया था। कायथा की संस्कृति खोज मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। जौरवे की संस्कृति हमारे लिए इंपॉर्टेंट, अभी पढ़ेंगे कि अहमदनगर में भी 3 जगह मिले, पुणे में 3 जगह का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद ताम्रपाषाण कालीन के लोग वस्त्र निर्माण से परिचित थे, यानी कि ताम्रपाषाण कालीन के समय आते आते लोगों ने वस्त्र के निर्माण, कपड़े के निर्माण, वस्त्र समझ रहे हैं, कपड़े के निर्माण के तरीके सब जान गए थे। यहाँ पे कपड़े का निर्माण होने लगा था। उसके बाद अहमदनगर में पढ़ेंगे, जौरवे, नेवास, दहमाबाद। अहमदनगर में जब हम लोग खोज करते हैं, यहाँ पे 3 चीज़ मिलता है, जौरवे,
दैमाबाद, एक और मिलता है जॉर्वे दैमाबाद, और एक मिलता है जॉर्वे दैमाबाद, एक होता है नेवास। ये जब ये अहमदनगर में खोज किया गया था, वहाँ पे जब उत्खनन किया था, खोदा गया, तो वहाँ पे तीन जगह मिला, जॉर्वे, दैमाबाद, नेवास। अब पुणे में भी पढ़ते हैं, पुणे में भी हमें तीन जगह मिलते हैं। चंदेली, सेन गांव और इनाम गांव। क्या क्या मिलता है? चंदेली, सेन गांव और इनाम गांव, ये पुणे के उत्खनन से प्राप्त होता है। वहीं अहमदनगर में हम लोग जब उत्खनन करते हैं, वहाँ जॉर्वे, दैमाबाद, नेवास, इसी तीनों को मिला करके ये सभी तीनों ले लीजिए, और ये तीनों, इन सबको मिला के 6 जॉर्वे की संस्कृति बनता है। ये जो हम लोग लिखे हैं जॉर्वे की संस्कृति, यहीं से जॉर्वे संस्कृति होता है, जॉर्वे की संस्कृति। जॉर्वे की संस्कृति में हम लोग बेसिकली देख लिए कौन कौन था। जॉर्वे की संस्कृति में जॉर्वे, दैमाबाद, नेवास, चंदेली, सेन गांव और इनाम गांव, ये तीनों क्या है, 6, इन 6 को जॉर्वे की संस्कृति कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हम लिख देते हैं अच्छे से नीचे। यहाँ पे क्या था? पुणे था ना, सॉरी, पुणे। यहाँ जॉर्वे की संस्कृति में 6 शहर, जॉर्वे की संस्कृति। जॉर्वे की संस्कृति में हम लोग 6 शहर देखते हैं कि कौन कौन। जॉर्वे, नेवास, दैमाबाद, जॉर्वे, नेवास और दैमाबाद। ये तीनों कहाँ से प्राप्त हुए थे? अहमदनगर से। फिर इसमें और भी आता है जॉर्वे की संस्कृति, हम लोग क्या बोले थे अभी? इनाम गांव, सेन गांव, इनाम गांव, सेन गांव और क्या था? चंदेली। ये पुणे से प्राप्त होते हैं। इनाम गांव, सेन गांव और चंदेली, ये तीनों हमें जॉर्वे की संस्कृति मुख्यतः 6 स्थान हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम इसे मिटाएंगे। आगे पढ़ते हैं। और एक बात, जॉर्वे की संस्कृति में जो सबसे बड़ा स्थल था, जो जॉर्वे की संस्कृति में, दैमाबाद, जॉर्वे की संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब। जॉर्वे की संस्कृति, दैमाबाद का, ये जो जॉर्वे की संस्कृति ना, इसमें सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद को कहा गया है, कि दैमाबाद का जो स्थल था, ये सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद ही था। ठीक है, अब इसको आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें इसका पूरा। अब आगे पढ़ेंगे। और एक चीज़, जो अभी हम लोग कृषि का साक्ष्य मिले देखे थे, कोल्डिवा, लेकिन आधुनिक खोजों के हिसाब से कहा गया कि कृषि का नवीनतम साक्ष्य कृषि का नवीनतम
कृषि का नवीनतम साक्ष्य हमें कहाँ पे मिलता है? लेहुरा देव, लेहुरा देव, ये कहाँ पड़ता है? तो यूपी, हमारा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ये लेहुरा देव पड़ता है। और जो हम लोग पढ़े थे पश्चिमी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, इसमें भी कुछ कुछ स्थल को हम छोटे छोटे स्थल को देखते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में कायथा, मालवा, एमपी में हम लोग देखते हैं कायथा देखते हैं, मालवा देखते हैं, एरन देखते हैं, फिर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार, गिलून इत्यादि को हम लोग देखते हैं। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें और जो कल पढ़ा था उसके साथ ही इसे नोट करें। धन्यवाद। अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। दैमाबाद जो था ये जौरवे की संस्कृति के सबसे बड़ा स्थल था, लेकिन ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता में जो सबसे बड़ा स्थल था वो इनाम गांव था। इसलिए कहा गया इनाम गांव एक बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव जो था एक ताम्रपाषाण युग में, इनाम गांव ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता में सबसे बड़ी बस्ती के रूप में जाना जाता है। अब इसका किलेबंदी और चारों ओर से गड्ढा क्या होता है? गड्ढा क्या होता है? जैसे कि ये देख लिए कई सारे घर हैं, ये इनाम गांव मान के चलिए, ये अंदर क्या है? इनाम गांव। लेकिन इसके साथ क्या होता है कि चारों तरफ से बड़े बड़े बिल्डिंग गिरता था और उसके बाद बाहर से गड्ढा किया जाता था। ये जो ये गड्ढा रहता था, फिर बिल्डिंग। तो ऐसा इसलिए बना था ताकि बाहरी आक्रमण, बाहरी कुछ इसके अंदर प्रवेश ना हो सके, कुछ हो ना सके। ये चीज़ हमें देखने को मिलता है ताम्रपाषाण कालीन इनाम गांव वाली जगह पे। और कहा जाता है कि इसका बहुत ज़्यादा बारिश उरिश, आंधी तूफान के कारण 12,000 BC तक ताम्रपाषाण कालीन युग का समाप्ति देखते हैं कि 12,000 BC आते आते ताम्रपाषाण कालीन युग क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं इसी में कि जौरवे की संस्कृति जो थी वो भी तो ताम्रपाषाण कालीन थी। वो 7,000 BC तक जीवित देखने का प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है। इसी में हम लोग देखते हैं, एक और नोट में लिख लीजिएगा कि नर्मदा नदी घाटी में मानव का पहला साक्ष्य, मानव का पहला साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त होता। ये आप नोट देख के लिख सकते हैं कि मानव का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त होता है। और इसी में एक और नोट करके लिखेंगे आप कि जो तभी दैमाबाद था, जौरवे की संस्कृति का जो दैमाबाद और इनाम गांव में देखने को मिलता है, यहाँ धीरे धीरे नगरीय सभ्यता, जो जौरवे की संस्कृति में जो दैमाबाद और इनाम गांव था, यहाँ धीरे धीरे नगरीय सभ्यता पनपने लगी थी। तो ग्रामीण सभ्यता का लोप हो रहा है इस सब जगह से। एक और लिखिएगा, दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीय सभ्यता पनपने लगी थी। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ तो फिर इसके बारे में थोड़ा और कुछ बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आज का ये क्लास यहाँ पे समाप्त। अगला क्लास में हम लोग आप लोग को बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, आपको कुछ जानकारी देंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभ हो जाएगा। सिंधु घाटी बोले या हड़प्पा सभ्यता बोले, यहाँ देखेंगे कि कैसे दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा स्थल हुआ था मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, यानी कि कई सारे मरे हुए का टीला मिलता है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता मिलता है हमें यहाँ पे, कैसे हड़प्पा में क्या ग्रामीण सभ्यता थी। जनरली हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक पूरी तरीके सुदृढ़ तरीके से ऐसा लगता है कि बसाया हुआ ग्रामीण सभ्यता थी।
तो आगे इसके बारे में हम कल आपको बहुत विस्तृत तरीके से बताएंगे। धन्यवाद।